हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी कोर की बुक है आरोह भाग 1। इसके गद्य खंड का अध्याय है भारत माता, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज इसके हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि क्लास 11th में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। चूंकि ये अलग अलग कोर्सेज हैं, इसलिए इनकी बुक्स भी अलग अलग हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं कोर। तो कोर में हमारी 3 बुक्स चलती हैं। पहली बुक है हमारी आरोह भाग 1, दूसरी है विधान भाग 1 और तीसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम ये एक ऐसी बुक है जो क्लास 11th और 12th में एक कंबाइंड रूप से चलती है, यानी कि इसके कुछ चैप्टर 11th के हैं और कुछ 12th के हैं। जो चैप्टर 11th के हैं वो भी आपके दोनों ही सिलेबस में चलते हैं, यानी कि दोनों कोर्सेज में चलते हैं, आपके कोर में भी और इलेक्टिव में भी। तो जब वो बुक मैं आपको कराऊंगी तो सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। लेकिन आज हम आ जाते हैं अपनी पहली बुक यानी कि आरोह भाग 1 में। ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। आज हम गद्य खंड का आखिरी अध्याय करा रहे हैं, भारत माता। इसके हम करेंगे आज बहुविकल्पीय प्रश्न कि इस पूरे पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि भारत माता हैं कौन, हम किसकी जयकार बोलते हैं, कैसे उनसे सवाल पूछे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इस पाठ में हमारे सामने रखी है। तो चलिए, पाठ तो हम पढ़ ही चुके हैं, यानी कि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर चुके हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आज हम लेकर आए हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, एक है 4 ऑप्शंस है। तो ये जब हमारे सामने आता है तो ध्यान रखिएगा कि इसमें लेखक का परिचय, लेखक की भाषागत विशेषताएं, उसके बाद आपका पाठ में जितना भी संपूर्ण है सब कुछ, उसके बाद पाठ के बाद जो शब्दार्थ होते हैं, प्रश्नोत्तर होते हैं, सभी कुछ पर आधारित आपके पास इसमें प्रश्न आ सकते हैं। तो जब भी किसी भी पाठ के आप एमसीक्यूज रेडी कीजिए, इन सब को ध्यान से देखकर। पहला प्रश्न है, भारत किस भाषा का शब्द है? ये इस पाठ में बताया गया है कि भारत किस भाषा का शब्द है, हिंदी का, संस्कृत का, फारसी का या अंग्रेजी का। तो भारत जो है वो शब्द है आपका संस्कृत का। किसका? संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 2 है, भारत माता की जय के नारे से किसका स्वागत होता है? अब भारत माता की जय जयकार लगती है और कौन आता है तब ये लगता है, किसका स्वागत किया जाता है इन जयकारों के साथ में? मोतीलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, सरदार पटेल का। तो किसका स्वागत किया जा रहा था इस पाठ में? आपने पाठ पढ़ा है तो फटाफट अब तक आप आंसर दे चुके होंगे। तो इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किया जाता था। प्रश्न संख्या 3 है, खैबर दर्रा किस दिशा में है? इस पाठ में बताया गया है ना खैबर दर्रा के बारे में। तो खैबर दर्रा है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में या दक्षिण उत्तर में। तो खैबर दर्रा स्थापित है आपका उत्तर पश्चिम में। तो आपको ये चीज ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम आपका है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा जब आप लोग करते हो ना ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो पोर्शन रहता है वो आपका उत्तर पश्चिम, यानी कि जो उत्तर यानी कि नॉर्थ और पश्चिम यानी कि वेस्ट साइड का रहेगा। प्रश्न संख्या 4 है, महदूद नजरिया कैसा होता है? अब उसमें बताया था ना पाठ में एक जगह ये शब्द आया है महदूद नजरिया। अब मैंने आपको अभी शुरू में ये चीज बताई कि शब्दार्थ भी आपको पढ़ने होंगे। तो ये आपका उसी पोर्शन से क्योंकि मैं हर एक तरीके से आपके सामने प्रश्न लेकर आ रही हूं ताकि आपको ये आइडिया रहे कि प्रश्न कैसे कैसे आएंगे। अब जैसे महदूद नजरिया चैप्टर के बीच में पूछा गया, वहां पर लिखा भी है, अब इसका अर्थ क्या होता है? तो जब आप इसके अर्थ को जानोगे पाठ पढ़ते समय तो आपको शब्दार्थ में आना पड़ेगा। तो ये चीज आपको उस समय याद करनी पड़ेगी। महदूद नजरिया का अर्थ होता है विस्तृत, सीमित, अविभाजित या मजबूत। नजरिया यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हमारा विस्तृत नजरिया है, सीमित नजरिया है, विभाजित नजरिया है या मजबूत नजरिया है। तो यहाँ पर महदूद नजरिए का तात्पर्य होता है सीमित नजरिया, यानी कि जिसको आप बोलोगे कि मतलब हर चीज के लिए जिसको संकीर्ण मानसिकता हम बोल सकते हैं कि चीज़ों के बारे में बहुत ही हम ज़्यादा विस्तृत से बात नहीं करना चाहते, बहुत ही कहते हैं हम कंजर्वेटिव जिसको आप बोल सकते हो, अपने में ही जो मगन रहता है उसको हम सीमित नजरिया बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है,
याक्सा का क्या अर्थ होता है? अब याक्सा शब्द भी आया है, इसका अर्थ क्या होता है? एक समान, अलग अलग, विभाजित या मजबूत। तो यहाँ पर याक्सा का मतलब होता है एक समान, कोई चीज जो इक्वली हो उसके लिए हम याक्सा शब्द इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, नेहरू का जन्म किस सन में हुआ था? अब चूंकि इस पाठ के राइटर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो अब उनका जन्म किस सन में हुआ था, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपको ये लेखक परिचय में से मिलेगा। देखिए अभी हमने बताया शब्दार्थ में से, और हमने पाठ में से भी पढ़ा, फिर उसके बाद हम किस में आ गए? लेखक परिचय में आ गए। क्या है? नेहरू जी का जन्म हुआ था सन 1888 में, सन 1889 में, सन 1891 में, सन 1892 में। तो कब हुआ? अगर आपने लेखक परिचय पढ़ा है तो पता होगा कि सन 1889 में उनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है, कन्याकुमारी किस दिशा में है? कन्याकुमारी हमारे देश का ही एक हिस्सा है, आप सभी को पता होना चाहिए कहां पर है। ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, यानी कि अब अगर आप इसका उत्तर दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप ज्योग्राफी के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानते हैं और इस पाठ को भी आपने अच्छे से पढ़ा है। तो कन्याकुमारी जो है वो हमारे दक्षिण का हिस्सा है, यानी कि साउथ इंडिया में जो है एकदम एंड पॉइंट माना जाता है कन्याकुमारी को। जैसे बोलते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी कि उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में आपका क्या आ जाता है, जो वो कन्याकुमारी आ जाता है। तो इस तरीके से पूरे भारत को हम इस हिसाब से नाप लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, आज भी किसानों की कैसी दशा है? किसानों की किस तरीके की दशा? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब तो बहुत ही दयनीय दशा थी, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार होने हुआ तो है अभी इतने सालों में, लेकिन अभी भी उनकी दशा अच्छी हम नहीं कह सकते। तो आज के समय में भी दशा कैसी बताई गई है? दयनीय दशा, अच्छी दशा, असहनीय दशा या इनमें से कोई नहीं। तो आज की दशा जो बताई गई है वो दयनीय दशा है। अब जब भी कोई पाठ पढ़ा जाता है, ध्यान रखिए, और उसमें अगर आज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आज शब्द का, तो ये तब इस्तेमाल किया जा रहा है जब ये पाठ लिखा गया था, यानी कि पंडित नेहरू ने जब ये पाठ लिखा था, ये आज शब्द तब के लिए इस्तेमाल किया गया। और उस समय तो लिटरली किसानों की दशा बहुत दयनीय थी, क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ पर कब्जा था और किसान के ऊपर कोई, बस उनसे जितना हो उतना टैक्स वसूला जाता था, उतना लगान, दोगुना, तिगुना, चार गुना लगान वसूला जाता था। तो इस तरीके से किसानों की दशा बहुत दयनीय थी उस समय। तो यहाँ पर जो आज का तात्पर्य है, ये तब का तात्पर्य है जब ये पाठ लिखा गया, अर्थात स्वतंत्रता के टाइम, जब स्वतंत्रता से पहले पंडित नेहरू ने इस पूरे पाठ, इस भाषण को लिखा था तब। ठीक है ना? तो अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय की बात करें, तो हम ये बोलेंगे कि थोड़ा सुधार हुआ है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी पाठ में, इस तरीके के पाठ में ये आज शब्द आता है, तो उसको लेकर आप अपनी ये मत सोचिएगा कि प्रेजेंट टाइम हम 2023 की बात कर रहे हैं। नहीं, जब किसी भी पाठ में आज आता है तो वो बात करी जाती है कब की? जब वो पाठ लिखा गया है। अब अगर आप उस चीज़ को नहीं निकाल सकते हो तो आप उससे ऐसे निकाल लो कि भाई ये इनकी जन्म कब हुआ, इनका मरण कब हुआ। कोई भी लेखक हैं, जैसे अब हम लोग पंडित नेहरू के बारे में पढ़ रहे हैं, 1889 में उनका जन्म हुआ और 1964 में उनकी मृत्यु हुई। तो मतलब स्वतंत्रता संग्राम के बाद, और मुश्किल से स्वतंत्रता संग्राम के बाद वो 15 साल के आसपास, 15-16, ठीक है। तो इस दौरान जब भारतीयों की दशा स्वतंत्रता के समय तो बहुत ही दयनीय थी, सुधार हुआ, लेकिन इतना सुधार 1964 तक नहीं हुआ था। तो अब आपको समझ में आ गया, जब भी कोई लेखक लिखेगा तो उसका आपको ध्यान रखना है कि उसका जन्म और मृत्यु किस बीच की है, उसी बीच से आप आज का पता लगा लोगे। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 9, नेहरू जी के पिता का क्या पेशा था? वो क्या थे? वो एक अध्यापक, डॉक्टर, वकील या क्लर्क? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ। क्या आपको पता है कि नेहरू जी एक प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन इसके अलावा वो एक और क्या थे? तो अब इसका पता करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। नेहरू जी एक्चुअल तो भाई प्रधानमंत्री थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे, मानती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी उनकी अपनी एक क्वालिफिकेशन थी, वो अब आपको पता करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं वेट करूँगी आपके आंसर्स का। हाँ, तो जैसा कि नेहरू जी के पिता जो हैं वो एक बैरिस्टर यानी कि एक वकील थे। प्रश्न संख्या 10 है, भारत माता दरअसल क्या है? ये पूरा पार्ट जो है भारत माता का एक्चुअल वजूद क्या है, इस पर टिकी हुई है।
तो इस पार्ट में भारत माता के बारे में क्या बताया गया है? सेना है भारत माता एक नेता है, करोड़ों देशवासी हैं या जमीन है। तो इस पूरे पार्ट में आपको बताया गया है कि जो भारत माता है उस देश के करोड़ों करोड़ों लोग हैं। तो यानी कि भारत माता क्या हुए? करोड़ देशवासी। प्रश्न संख्या 11 है, नेहरू ने उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? अब उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी थी, कहां से प्राप्त करी थी? कनाडा, इंग्लैंड, जापान या चीन? तो उन्होंने ये उच्च शिक्षा प्राप्त करी थी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। तो ध्यान रखिए, ये कुछ चीजें बेसिक हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कहां से हुआ। तो आपने इंग्लैंड तो बता दिया, लेकिन अगर विश्वविद्यालय पूछ लिया तो क्या हुआ? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 12 है, किसने यह उत्तर दिया था भारत माता से उसका मतलब धरती से है? किसने जब जलसों में पहुंचते और वहां पे भारत माता की जय लगती तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सीधे से ये पूछ लिया कि ये भारत माता जिसकी आप जय जयकार कर रहे हो तो ये एक्चुअल है क्या? तो सभी सोच में पड़ जाते। तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसने ये उत्तर दिया था कि भारत से उसका मतलब धरती से है। वो व्यक्ति कौन था? एक नेता था, अध्यापक था, जाट ने या डॉक्टर ने? तो जो व्यक्ति खड़ा हुआ वो एक जाट था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो कौन था? एक जाट था। प्रश्न संख्या 13 है, सबसे अधिक प्रश्न कौन पूछते थे? अब जलसों में जब जाया जाता था, पंडित नेहरू जी पहुंचते थे तो वहां उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे। तो ज्यादातर प्रश्न किन की तरफ से आते थे? मजदूर, किसान, व्यापारी या डॉक्टर? तो सबसे ज्यादा जो सवाल है वो आते थे किसानों की तरफ से, क्योंकि वो मानते थे कि भाई जो पंडित नेहरू जी जो है वो उनका ये मानना था कि भारत का दिल जो है वो गांवों में धड़कता है और किसान उसके लिए मेन है। तो किसानों से मिलना, उनसे बातें करना, उनकी समस्याओं को जानना, ये सारी चीजें उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए वो किसानों के बीच इन जलसों में जाते थे और वहां पे उनके द्वारा ऐसे सवाल पूछे जाते थे। प्रश्न संख्या 14 है, चाचा नेहरू का जन्म दिवस किस दिन के रूप में मनाया जाता है? आपका पता है कि 14 नवंबर यानी कि 14 नवंबर जो है 1989 को उनका जन्मदिन है होता है। तो अब हर साल उनका जन्म दिवस किस रूप में मनाते हैं? आप सभी को पता होगा 14 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में? क्या आपको ये चीज़ पता है क्यों? क्योंकि उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बाल दिवस, मजदूर दिवस, शहीद दिवस या स्वतंत्रता दिवस, तो कैसे मनाया जाता है? वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाचा नेहरू जी किस सन में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? अब ये प्रश्न आपका पाठ का नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस पाठ से पहले और जीवन परिचय के बाद में जो है वो पाठ परिचय आता है। पाठ परिचय से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है ना। आप देखेंगे जो पाठ शुरू हुआ है उससे पहले कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, वहां पर ये क्वेश्चन मेंशन है। तो क्या था? चाचा नेहरू जी किस सन में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? वो सन कौन सा था? सन 1926 ईस्वी में, सन 1927 ईस्वी में, सन 1928 ईस्वी में या सन 1929 ईस्वी में? तो वो बने थे सन 1929 ईस्वी यानी कि 1929 में वो लाहौर अधिवेशन के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आप देख रहे हो राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन और सन है 1929। तो जान गए होंगे आप कि तब तक भारत पाक बंटवारा नहीं हुआ था, तब लाहौर भारत का ही हिस्सा था। प्रश्न संख्या 16, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बनने के बाद किसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? अब लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1929 में। और तो जाहिर सी बात है उन्होंने ही इस पूर्ण स्वतंत्रता की आवाज को बुलंद किया। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कृष्णराज ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने पूर्ण स्वतंत्रता की बात करी? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 17 है, नेहरू जी आलेख भारत माता का अंग्रेजी भाषांतर किसने किया है? अब ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं ये बेसिकली लिखा इंग्लिश में गया है, लेकिन इसे हिंदी में रूपांतरित करके हमारे सामने रखा गया है और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है ये आपको बताना है। हरिभाव उपाध्याय, कृष्ण राय ने, धनपत राय ने या मोतीलाल ने? तो इसका हिंदी रूपांतर किया है
हरिभाऊ उपाध्याय ने। प्रश्न संख्या 18 है, नेहरू जी बच्चों के बीच में किस रूप में जाने जाते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि नेहरू जी का जो जन्म दिवस है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि उनको बच्चे बहुत पसंद थे। तो जब बच्चों के बीच वो रहते थे तो बच्चे उन्हें क्या कहकर पुकारते थे, किस नाम से वो प्रचलित थे बच्चों के बीच में? चाचा, ताऊ, मामा या भाई? तो आप सभी जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को जहां प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वही इनका दूसरा नाम चाचा नेहरू भी है। ये चाचा नेहरू जो कहा जाता था ये बच्चों द्वारा कहा जाता था। तो किस नाम से वो प्रचलित थे? चाचा के नाम से प्रचलित थे। प्रश्न संख्या 19 है, आर्थिक मंदी का दौर किस सन में हुआ था? विश्व में आर्थिक मंदी आई तो वो दौर कब का था? 1935, 1930, 1940 या 1965 का? तो वो जो आर्थिक मंदी है वो आई थी 1930 के दौर में। तो ध्यान रखिएगा ये एक साल का नहीं होता। आर्थिक मंदी ऐसा नहीं कि एक साल आई खत्म हुई, जब आती है तो वो 1-2 साल जो है वो थोड़ा सा परेशान करती है। तो वो 130 के दौर में 1930 के दौर में आई है, तो यानी कि वो कम से कम 5-6 साल चली होगी। प्रश्न संख्या 20 है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे? ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर या राष्ट्रपिता? तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता थे गांधी जी। तो क्लियर हो गया ना आपको? तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे? पहले प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 21 है, भारत माता पाठ में लेखक ने कहाँ की तब्दीलियों का जिक्र किया है? कहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं उनका जिक्र उन्होंने पाठ में किया है? सोवियत यूनियन की, इंग्लैंड की, अमेरिका की या फ्रांस की? तो उन्होंने जो बात करी है वो है सोवियत यूनियन की, कि उसमें बहुत सारी तब्दीलियां हो रही। क्योंकि भाई देखिए, भारत में जहां अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने उपनिवेश बनाया हुआ था, यहाँ संघर्ष चल रहा था, तो वैश्विक तौर पे भी कहीं शांति नहीं थी। बहुत सारे देश डेवलप कर रहे थे, अपने आप में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी, चल रहा था। तो उसी में एक सोवियत यूनियन भी था। प्रश्न संख्या 22 है, भारत माता के लेखक अपनी बातचीत में कहाँ होने वाली कश्मकशों का जिक्र कर रहे थे? अब यहाँ पर भारत माता के लेखक कौन है? नेहरू जी। वो अपनी बातों में कहाँ पर होने वाले कश्मकशों की बात कर रहे थे? चीन और स्पेन की, अबिसीनिया और मध्य यूरोप की, मिस्र और पश्चिम एशिया की, या ये सभी की? तो आप अगर पाठ में पढ़ोगे तो ये सभी में होने वाली बहुत सारे कश्मकशों, हमने बताया ना कि जहां भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वहीं वैश्विक तौर पे भी बहुत से देश जो हैं अपने स्तर पर हर जगह पर जो है लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, सारी जो है कश्मकश चल रही थी, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, हर तरीके से उठापटक और कश्मकश चल रही थी। तो ये सभी देश जिनके बारे में इस पाठ में बात किया गया है वो है चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया। तो इन सभी के बारे में नेहरू जी ने बात करी है। प्रश्न संख्या 23 है, भारत माता पाठ मूल्यतः किस भाषा में लिखा गया है? मैंने अभी आपको बताया है, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला या मैथिली? तो मूल रूप से यानी कि सबसे पहले ये किस भाई कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो उसको भाषांतर यानी कि एक भाषा से दूसरे भाषा में हम रूपांतरित कर लेते हैं, मतलब ट्रांसलेट करके उसे लिखा जा सकता है, अनुवाद किया जा सकता है। तो लेकिन बेसिक सबसे पहले वो पाठ किस भाषा में लिखा गया, यानी कि ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं भारत माता का, ये बेसिक रूप में किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था अंग्रेजी भाषा में पंडित नेहरू जी द्वारा। प्रश्न संख्या 24 है, भारत माता के लेखक को क्या अजीज था? अब जो हमारे भारत माता के लेखक हैं यानी कि नेहरू जी को क्या चीज़ें बहुत अजीज थी? तो एक तो हमने आपको बच्चे बता दिए, तो इसमें क्या वो ऑप्शंस है? नहीं है। तो फिर अब आ जाती है दूसरी चीज़, वो क्या है? नदी और पहाड़, जंगल, खेत या ये सभी? तो जैसा कि वो बात कर रहे हैं पूरे पाठ में, उससे ये सीधे सीधे जाहिर होता है कि उन्हें प्राकृतिक वातावरण बहुत पसंद है, अपनी धरती के समीप रहना बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ें ही बहुत अजीज़ हैं। यानी कि उन्हें नदी, पहाड़, खेत, जंगल या जो हमारा प्रकृति से जुड़ा जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके लिए बहुत अजीज़ हैं। प्रश्न संख्या 25 है, नेहरू जी लोगों से एक किस अन्य देशों की चर्चा करते थे? अब कौन से और अन्य देशों की चर्चा किया करते थे वो?
चीन और जापान, सोवियत यूनियन और अमेरिका, ब्राजील और जर्मनी, तिब्बत और नेपाल। तो वो कौन से अन्य देशों की जो है वो बातें किया करते थे? वो करते थे आपका सोवियत यूनियन और अमेरिका के बारे में, क्योंकि वो जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज थी, यानी कि वो विकास कर रही थी। जैसे आज जो है विकासशील देशों में, विकसित देशों में उनका नाम आता है, हम विकासशील देशों में, यानी कि हम अभी प्रोग्रेस के प्रोसीजर में हैं और अमेरिका प्रोग्रेस कर चुका है, ऐसा। तो इसका अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है कि कौन सा देश प्रगति कर रहा है और कौन सा देश प्रगति कर चुका है। तो अमेरिका, जब हमारा देश स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन जो है उनमें, जहां सोवियत यूनियन में बहुत ज्यादा अंदर उठापटक चल रही थी, वहीं अमेरिका जो है वो विकासशील देशों के अंतर्गत था। तो उनके बारे में बात करते थे। प्रश्न संख्या 26 है, भारत माता किस विधा की रचना है? अब ये जो भारत माता हम पाठ पढ़ रहे हैं, ये किस विधा में? आप सभी को पता है हमारा जो हिंदी साहित्य है वो 2 खंड में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। अब ये क्यों विभक्त किया गया है? वो इनके लिखने की प्रक्रियाओं के द्वारा विभक्त किया गया। जहाँ पर हम सरल हिंदी में चीज़ों को, बातों को लिखते हैं, वो गद्य साहित्य में आता है, जबकि जहाँ हम तुकांत, छंद, इन सभी में लिखते हैं, वो सभी हमारा काव्य में आ जाता है। तो अब उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया कि ये हमारी गद्य साहित्य की विधा है, हम सभी को पता है क्योंकि हम गद्य खंड में पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सी विधा में? संस्मरण है, निबंध है, रेखा चित्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो सीधे सीधे हम सभी को पता है कि ये एक निबंध के तौर पर हमारे सामने रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ भारत माता क्या है, कौन है, भारत से जुड़े क्या हैं, आसपास के देश क्या है, इन सारी चीज़ों में के बारे में बताया गया है। तो इसलिए ये एक निबंध विधा में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 27 है, किसानों की परेशानियों व समस्याएं किसकी देन है? अब पूरे संपूर्ण भारत में किसानों को बहुत सारी परेशानियां हैं। अब ये सारी परेशानियां संपूर्ण भारत में किसानों को किस कारण से हो रही हैं? अब ये जब क्वेश्चन का आंसर दोगे तो प्रेजेंट समय में, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कब की बात कर रहे हैं? जब ये पाठ लिखा गया, जब यहाँ पर अंग्रेज थे, तो उस समय संपूर्ण भारत में किसानों को जो परेशानियां थी वो किसकी देन थी? भारतीय राजनेताओं की, अंग्रेजी हुकूमत की, पूंजीपतियों की, या खुद किसानों की? तो वो समस्याएं देन थी किसकी? जो है अंग्रेजी हुकूमत की। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी हुकूमत जो है वो सिर्फ अपने राज्य को, यानी कि ब्रिटेन के को मजबूत करना चाहती थी, तो यहाँ के सारे संसाधनों को जुटाकर वो अमेरिका भेजती थी। और यहाँ के किसानों की स्थिति इसलिए दयनीय थी क्योंकि यहाँ उनके ऊपर जो लगानी, अर्थात जो टैक्स लगता था, वो 2 गुना 4 गुना वो बढ़ाते हुए चले जाते थे, और इस तरीके से 2 गुना 3 गुना टैक्स देने के चक्कर में उनके पास कुछ बचता ही नहीं था और उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए किसानों को ये जितनी परेशानियां हो रही थी, ये सभी को देने वाली अंग्रेजी हुकूमत थी। प्रश्न संख्या 28 है, नेहरू जी के अनुसार हम किसके अंश हैं? किसके अंश है? अब जैसे आप लोगों, आप अपने माता पिता के अंश हो, तो उसी तरीके से उन्होंने बोला कि हम सब किसके अंश हैं। ये कैसे पता चलेगा? तो क्या है, इस ब्रह्मांड के, इस धरती के, इस पूरी दुनिया के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम किसके अंश माने जाते हैं? हम माने जाते हैं इस पूरी दुनिया के। हम से तात्पर्य यहाँ भारत से है। तो भारत जो है वो पूरी पृथ्वी का एक भाग ही तो है ना। तो क्या हुआ, हम पूरी दुनिया के एक अंश हैं। प्रश्न संख्या 29 है, यानी कि 29। लेखक किस देश की तरक्की के बारे में लोगों को बताते हैं? कौन सा देश है जो बहुत तरक्की कर रहा है, जिसके बारे में खुद हमारे लेखक यानी पंडित जी जो हैं, पंडित नेहरू जी जो हैं, वो किसानों को बता रहे थे? अफ्रीका, अमेरिका, सोवियत संघ या ऑस्ट्रेलिया? तो वो बात कर रहे थे अमेरिका की प्रगति के, तरक्की के बारे में। मैंने बोला ना कि जब ये पाठ लिखा जा रहा था, यानी कि 1900 के आसपास, तब हमारे देश में अंग्रेज जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर अपना उपनिवेश बना रखा था और हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे। उसी तरफ अमेरिका जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो विकासशील देशों में थी, अर्थात वो डेवलपिंग जो है कंट्रीज़ के रूप में थी, वो अपने विकास की तरफ आगे बढ़ रही थी। अब हमारा देश इतने बाद आज़ाद हुआ तो हम अभी भी हम विकासशील देशों में ही आते हैं, जबकि अमेरिका जो है वो विकसित देश हो चुका है, यानी कि वो पूरा डेवलप हो चुका है और हम अभी डेवलपिंग के प्रोसीजर में हैं।
प्रश्न संख्या 30 है, लेखक का भारत माता की जय से क्या अभिप्राय? वो हर जगह भारत माता की जय, भारत माता जी की जय जो है बोला जाता था जब हमारे लेखक प्रेजेंट होते थे, आते थे। तो भाई उन्होंने बहुतों से प्रश्न पूछा कि भारत माता क्या होती है, तो खुद नेहरू जी क्या मानते थे कि भारत माता की जय का क्या तात्पर्य होता है? यहाँ की धरती की समृद्धि, यहाँ की कृषि की संपन्नता, यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेखक का मानना था कि भारत माता की जय का तात्पर्य है यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की जय। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की जय जयकार ही हम करते हैं। जब हम बोलते हैं भारत माता की जय तो उसका तात्पर्य होता है कि यहाँ धरती पर जितने लोग हैं हम उन सभी की जय जयकार कर रहे हैं। क्योंकि भाई सिर्फ मात्र खेती, मिट्टी, पेड़ पौधों से ये देश नहीं बन जाता। हम इस देश में रहने वाले इस देश को देश बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसकी सफलता, इसकी उन्नति के लिए कार्यरत रहते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, यानी कि 31। नेहरू जी के अनुसार भारत माता किस किस से मिलकर बनती है? अब उन्होंने बोला कि भाई आपने भारत माता की जय बोल दी, यानी कि क्या हुआ, इस धरती के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय हो गई। लेकिन ये भारत माता बन कैसे रही है? क्या क्या इनमें मिला हुआ होता है? देश की धरती नदी, पहाड़, खेत खलियान और देश के लाखों करोड़ों लोगों से, या फिर देश के सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों से, सिर्फ या देश की धरती से, या नदी, पहाड़, खेत खलियान से। तो ये देश अपना, यानी कि ये भारत माता कैसे बनती है? जहाँ पर नदी, पहाड़, खेत खलियान और यहाँ के सभी लोग होते हैं। इन सभी को जब हम मिला देते हैं तब भारत माता बनती हैं। तो कैसे बनती हैं? देश की धरती, नदी, पहाड़, खेत खलियान, देश के लाखों करोड़ों लोगों से ही भारत माता बनती हैं। प्रश्न संख्या 32 है, नेहरू जी का आलेख भारत माता उनकी किस रचना से लिया गया है? अब देखिए, जो लेखक होते हैं, जैसे नेहरू जी ने बहुत सारे जो हैं राइटअप्स लिखे हैं, और ये राइटअप्स जो हैं वो सिर्फ एक बुक में संग्रहित किए गए, उन्होंने किए। भाई अलग अलग बहुत सारे लिखते हैं तो अलग अलग तो बुक नहीं हो सकती, तो उन्हें एक बुक में ही जो है पब्लिश करा दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? संग्रह कहलाता है। तो जो ये हमारे सामने जो पाठ रखा गया है भारत माता, ये उनके किस संग्रह से लिया गया है? भारत की खोज, हिंदुस्तान की कहानी, मेरी कहानी, या राष्ट्रपिता? तो ये जो पाठ लिया गया है ये लिया गया है हिंदुस्तान की कहानी से। किससे लिया गया है? हिंदुस्तान की कहानी। प्रश्न संख्या 33 है, नेहरू जी भारत की चर्चा किन जगहों पर किया करते थे? अब जैसे अभी वो भारत के बारे में बात कर रहे हैं, भारत माता के बारे में बात कर रहे हैं, सब उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो भी लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, तो ये सारी चर्चाएं हुआ कहाँ पे करती थी? कहाँ पे वो लोग इस बारे में चर्चा करते थे? जलसों में, मीटिंग में, त्योहारों में, या भाषणों में? तो वो कहाँ किया करते थे? वो जैसा कि पाठ में दिया है, जलसों में। अब एक्चुअली में जलसों का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई नेता कहीं जाता है तो वहाँ बहुत सारा हुजूम इकट्ठा हो जाता है। हुजूम यानी कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो वो भीड़ ही क्या बुलाया जाता है? जलसों। जलसों में मोस्टली क्या होता है कि जैसे हम लोग के यहाँ कोई पार्टीज होती हैं या कुछ होता है तो उनको भी जलसा कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आया, कोई अगर बहुत बड़ा नेता आ रहा है तो उसके आने को बिल्कुल एक पार्टी की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो वहाँ पर किसान भी होते थे, मजदूर भी होते थे, और नेता, ये राजनीतिक लोग भी पहुँचते थे। तो उनको क्या कहा गया? जलसों। प्रश्न संख्या 34 है, नेहरू जी भारत की चर्चा किनसे किया करते थे? अब उन जलसों में तो जाते तो वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते थे, तो ये भारत की चर्चा उनमें से किन लोगों के साथ वो करते थे? राजनीतिज्ञों के साथ करते थे, महापुरुषों से करते थे, गांव देहात के किसानों से करते थे, या हम महापंडितों से करते थे? तो ये सारा डिस्कशन जो वो करते थे, जो ये चर्चाएं होती थी, वो वहाँ पर जो किसान आते थे ना, ये उनसे ये चर्चा किया करते थे कि भाई आप ये भारत माता की जय बोल रहे हो, तो आखिर किसकी जय? भारत माता कौन है? किन चीज़ों से मिलके बनती है? ये सारा डिस्कशन वो वहाँ के किसानों से किया करते थे। प्रश्न संख्या 35 है, क्या है? गिजा शब्द किस भाषा का शब्द है? अब गिजा का अर्थ क्या होता है ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन गिजा शब्द का अर्थ क्या होता है, ये मतलब ये शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी भाषा का है, उर्दू भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, या देशज भाषा का है? तो गिजा शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? वो है आपका उर्दू भाषा का शब्द है।
प्रश्न संख्या 36 यानी कि 36, सयाने शब्द का क्या अर्थ होता है? अब ये जो सयाने शब्द लिया गया है पाठ के अंदर, इसका मतलब क्या होता है? समझदार, नासमझ, विद्वान या चतुर। अक्सर ये शब्द आप लोगों के साथ इस्तेमाल हो, ज्यादा सयाने नहीं बनो, नहीं तो हम बताएंगे फिर हम क्या चीज़ हैं। कभी कभी मम्मा भी ऐसी, मैं तो धमकी देती हूँ, बहुत सयाने हो रहे हो तुम लोग। तो इस तरीके से जो ये सयाने शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत समझदार मत बनो, हम भी सब कुछ जानते हैं। जैसे धमकी देते ना, भाई बहुत सयाने बन रहे हो, बहुत शाणे बन रहे हो, ऐसा होता ना। सयाने मेन शब्द है और उसको बिगाड़ के जो है शाणे कर लिया गया। शाणे शब्द मिला ना, शाणे नहीं बनो। तो वैसे मोस्टली जो बेसिक हमारा शब्द क्या है? सयाने, और इसका मतलब होता है समझदार। प्रश्न संख्या 37 है, किसानों के सम्मुख नेहरू जी किस प्रकार की समस्याओं की चर्चा करते थे? अब हमने ये तो देखा कि वहां पर वो चर्चाएं किया करते थे, किससे करते थे? किसानों से करते थे। मगर उस चर्चा का विषय क्या रहा करता था? यानी कि अब जैसे हम लोग बात करें आपस में, तो आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करते हो, कुछ भी करते हो, तो कोई एक टॉपिक होता है ना जिसके बारे में बात करते हैं। तो नेहरू जी जो है वो किसानों से जब चर्चा किया करते थे, तो वो चर्चा का विषय क्या हुआ करता था? देश की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, राजनीति की समस्याएं या विदेश की समस्याएं? तो वो किस चीज की समस्याओं पर चर्चा करते थे? वो करते थे देश की समस्याओं पे। किसानों से बात करते थे, लेकिन वो बताते थे कि एक्चुअल में हमारे देश में किस किस तरह की समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि जब वो समस्याएं बताएंगे तो समस्याओं के साथ समस्याओं की जड़ों को बताते हैं, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत। तो अब वो क्या करते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत को हटाना है और हमें स्वराज लेकर आना है। तो इसलिए पहले समस्याओं को बताया जाता था, उनसे डिस्कस किया जाता था इस देश की समस्याओं के बारे में। प्रश्न संख्या 38 है, देश भर में किन की समस्याएं एक जैसी थी? अब जैसे हमने बताया कि देश की समस्याओं के बारे में बात करते थे। अब अगर हम उस समय की बात करें, आप 1940 के आसपास, क्योंकि आपको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 30-40 का अगर हम दशक जाएं, तो उस समय जो है अगर अब बात करी जाए तो देश में सभी जगह समस्याएं थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित स्थिति में थे वो थे हमारे देश के किसान, क्योंकि उस समय हमारे देश में बहुतायत में खेती होती थी और भाई अच्छा खाद्यान्न होता था, ऐसा नहीं था कि, लेकिन क्या होता था, अंग्रेज सरकार इस खाद्यान्न का ज्यादा से ज्यादा खुद इस्तेमाल कर लेना चाहती थी। तो जो किसानों से वो हर हाल में लेना चाहती थी, इसलिए उन पे बहुत सारे टैक्सेस लगाती थी, उनको आर्थिक परेशानियां होती थी, जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों के तो खेत चले गए, जमींदार उनको हड़प लिया करते थे, क्योंकि भाई आपने कर्जा लिया है उसके लिए, तो भाई कर्जा नहीं चुका पाए तो वो जमींदारों के पास खेती चली जाती थी, किसानों के पास कुछ नहीं। मतलब आप एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत लूट रही थी, तो दूसरी तरफ ये जो है पूंजीपति भी उनको लूट रहे थे। तो ऐसी, और दूसरा भाई पानी और वेदर का जो कंडीशन होती है वो अलग कंडीशन, जिसकी वजह से किसान जो है मार खा जाया करता था। तो ये है देश भर में किनकी समस्याएं एक जैसी रहती थी? पूंजीपतियों, कर्जदारों, किसानों या उद्योगपतियों। तो यहाँ पर जो पाठ में बताया गया है, सबकी पूरे देश में कहीं पे भी चली जाइए तो सभी की समस्याएं क्या थी? किसानों की समस्याएं एक जैसी थी, जिनमें आपका क्या था? अंग्रेजों के द्वारा, पूंजीपतियों, जमींदारों के कारण था, मौसम की मार थी, कर्ज था। ये सारे ही देश में कहीं पे भी चले जाइए, सभी किसानों की यही समस्याएं निकलकर सामने आती थी। प्रश्न संख्या 39 है, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये ध्यान रखिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पंडित जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, पहले प्रधानमंत्री बना दिए गए थे, उसके बाद जो है उनको देश सौंपा गया था। देखिए ऐसा नहीं होता कि हम देश को आज़ाद कर दें तो अब उनका कोई रहनुमा नहीं है, कौन उसे संचालन करेगा। तो होता है ना, जैसे एक पोस्ट इंसान तभी छोड़ता है जब उस पोस्ट के लिए कोई व्यक्ति आ जाता है। अब जैसे आपके घर में इस चीज़ को समझो, मान लो आपके मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं, आप और आपकी बड़ी बहन अगर घर पर हैं, तो वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार किस पे सौंपेंगी? आपकी बहन पे सौंपेंगी, तब वो घर को लीव करेंगी, है ना। तो मतलब घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो उसी तरह अंग्रेज जब इस भारत को छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको सौंपें, हम ऐसे तो छोड़ के नहीं चले जाएंगे। भाई ठीक है, हम अपना राज्य हटा रहे हैं, आपने स्वराज मांगा, हम आपको स्वराज दे रहे हैं, लेकिन हम किसको वो चीज़ सत्ता सौंपे, आप मुझे ये बताइए। तो भारत को आज़ाद करने से पहले
पंडित नेहरू को जो है वो प्रधानमंत्री बना दिया गया और अंग्रेजों ने सत्ता उनको दे दी और फिर उसके बाद उन्होंने देश को छोड़ा था। तो समझ में आया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 40 है, जलसा शब्द का अर्थ क्या होता है। अब हमने क्या बताया कि जलसा का मतलब क्या होता है, स्थापना, सभा, भाग या हिस्सा। तो जलसा का तात्पर्य होता है सभाएं, यानी कि जो मीटिंग्स करिए, मैंने बोला था ना जब पंडित नेहरू आते थे तो एक पार्टी सा माहौल हो जाता था, यानी कि वहां पे मीटिंग्स चलती रहती थी। तो सीधे क्या हो रहा था, सभा होती थी, जिसका अर्थ है। भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है। आप सभी को पता है कि जो हम ये पाठ पढ़ रहे हैं ये नेहरू जी के जो संग्रह है वो हिंदुस्तान की कहानी से लिया गया है। अब ये बताना है कि ये हिंदुस्तान कहानी का कौन सा अध्याय है। याद रखिए, कोई भी चीज़ है ना अलग अलग पार्ट्स में लिखा जाता है, तो उसी तरीके से ये कौन सा अध्याय है, पहला, दूसरा, पांचवा या छठा। तो ये अध्याय है आपका पांचवा, यानी कि 5th अध्याय है। प्रश्न संख्या 42, अभी हमने आपको बताया था ना कि गिजा शब्द जो है वो उर्दू भाषा से लिया गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है, गिजा शब्द से क्या तात्पर्य है, खुराक, भोजन, खाद्य या उपरोक्त सभी। तो यहाँ गिजा से तात्पर्य आपका होता है उपरोक्त सभी, यानी कि आप जो भोजन खा रहे हो, जो चीजें खा रहे हो, खाद्य, ये सारी चीजों का मतलब क्या होता है, गिजा। प्रश्न संख्या 43 है, नेहरू जी की मृत्यु कब हुई। ये चीज मैंने अभी आपको बातों बातों में थोड़ी देर पहले बताई है, अगर याद होगा तो आप आंसर तुरंत लगा लोगे। 1961 में, 1962 में, 1963 में या 1964 में। तो नेहरू जी की मृत्यु हुई है सन 1964 में। प्रश्न संख्या 44 है, नेहरू जी लोगों को किसके विषय में सोच विचार करने की प्रेरणा देते थे। यानी कि आप जो है, ठीक है आप किसान हो, जो कुछ हो, लेकिन आपको सोचना चाहिए वो विषय क्या हुआ करता था, संसार के विषय में, संपूर्ण हिंदुस्तान के विषय में, ईश्वर के विषय में या धर्म के विषय में। तो वो उनके डिस्कशन का विषय क्या रहता था, देश की समस्याएं। और समस्याओं पर जब डिस्कशन, हम किसी भी टॉपिक पे का डिस्कशन करते हैं तो हमारे दिमाग में वही चीज़ बैठ जाती है और हम उसकी चीज़ के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो किस चीज़ के लिए प्रेरणा देते थे सोचने के लिए, वो है संपूर्ण हिंदुस्तान के विषय में सोचने के लिए वो प्रेरणा देते थे। प्रश्न संख्या 45 है, नेहरू जी के अनुसार कौन सा विषय सबके फायदे के लिए था। अब कौन सा ऐसा विषय है जिस पे अगर हम बात करें तो उसमें सभी का फायदा होता है, सभी का। हम सिर्फ किसानों की बात नहीं करें, मजदूरों की बात करें, पूंजीपतियों की, जमींदारों की, राजाओं की। ऐसा कौन सा चीज होगा जिसमें सभी का फायदा होगा। अन्य उत्पादन, राष्ट्रीय एकता, स्वराज्य का या समाज का। तो जिसमें सबका फायदा होगा वह है स्वराज्य, यानी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा और यहाँ की सत्ता हमारे हाथों में सौंपनी पड़ेगी, हम हिंदुस्तानियों के हाथों में। तभी इस देश के हर एक वर्ग के लिए वो फायदेमंद हो सकता है। प्रश्न संख्या 46 यानी कि 46 है, हमारे महाकाव्य और पुराणों की कथा कहानी में किसका वर्णन मिलता है। अब हमारे बहुत पुराने जो पौराणिक महाकाव्य हैं, पुराण हैं, उनमें किस चीज़ का वर्णन मिला करता है, जो पाठ में मेंशन किया गया है, किस चीज़ का मिलता है, प्राचीन संस्कृति का, प्राचीन सभ्यता का, हिंदुस्तान की एकता का, भारतीय रीति रिवाजों का। तो अगर हम महापुराण और रीति रिवाज पढ़ें तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें ही मिलेंगी, लेकिन अब हमें ये बताना है कि पाठ में इनमें से किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो वो बताया गया है हिंदुस्तान की एकता के बारे में। जब हम महापुराणों को, महाकाव्यों को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ के लोग किस तरीके से एकता के साथ मिलजुल कर एक साथ में रहा करते थे। तो इन सभी से हमें महाकाव्यों और महापुराणों से इस बारे में पता चलता है। प्रश्न संख्या 47 है यानी कि 47, भारत माता का अर्थ बताकर नेहरू जी देशवासियों में कौन सी भावना उत्पन्न करना चाहते थे। यानी कि क्या अर्थ बताते थे और किस तरह की भावना चाहते थे कि लोगों के अंदर उत्पन्न हो।
धार्मिक सहिष्णुता की, धार्मिक एकता व अखंडता की, राष्ट्र प्रेम की या सद्भावना की। तो वो जो भावना पैदा करना चाहते थे वे थी धार्मिक एकता और अखंडता की, यानी कि हम सभी धर्म के रूप में एक साथ रहें और जो हमें बिल्कुल भी अलग नहीं करे। अखंड मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके। तो इस भावना को से वो उत्पन्न करना चाहते थे। प्रश्न संख्या 48 यानी कि 48, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित हुई है? यानी कि पंडित नेहरू ने जो आत्मकथा लिखी है, अपनी जो आत्मकथा लिखी है, वो किस नाम से प्रकाशित हुई? अब ये जो प्रश्न है ये आपका पाठ से नहीं है, ये क्या है, आप जब लेखक परिचय में जाओगे तो उनके जीवन के बारे में, जो चीज़ें उनकी रचनाओं के बारे में, कृतियों के बारे में, उनके पुरस्कार के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। तो उनका जो आत्मकथा है वो प्रकाशित हुई, मेरी आत्मकथा, मेरी कहानी, मेरी जीवनी या मेरा जीवन परिचय। तो नाम है वो है मेरी कहानी के नाम से प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 49, नेहरू द्वारा लिखित लेखों और भाषणों के संग्रह के नाम बताइए। अब उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे और भाषण लिखे, तो उन सभी, अब भाषण लेख क्या होंगे, एक एक दो दो पेज के होंगे, अब उनसे पूरी बुक तो छप नहीं सकती, तो क्या किया, उनको सबको मिलाकर पूरी एक बुक छाप दी। तो उस बुक का नाम क्या रखा गया, उस संग्रह का क्या नाम रखा गया? हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया या उपरोक्त सभी। तो नेहरू जी द्वारा लिखित लेखों और भाषणों के जो संग्रह बनाए गए वो इन सभी नामों से प्रकाशित हुए। पहला रहा हिंदुस्तान की समस्याएं, दूसरा है स्वाधीनता और उसके बाद, तीसरा है राष्ट्रपिता, चौथा है भारत की बुनियादी एकता और पांचवा है लड़खड़ाती दुनिया। तो इन सभी के नामों से उनके लेख और भाषण, जिसके अंदर बहुत सारे उनके लेख और भाषण संग्रहित हैं। प्रश्न संख्या 50 है, निम्न में से नेहरू द्वारा लिखित रचनाओं के नाम बताइए। अब हमारे सामने यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं, आपको बताना है कि नेहरू द्वारा कौन सी लिखी गई हैं। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, यहाँ पर पुत्र नहीं है, यहाँ पर पत्र है, पिता के पत्र पुत्री के नाम या उपरोक्त सभी। तो सही यहाँ पर जो है वो है उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं वो उनके द्वारा लिखित। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये उन्होंने इंदिरा जी के नाम जो पत्र लिखे थे वो सभी प्रकाशित किए गए थे, ये उनके संग्रह। तो यहाँ पर क्या हुआ, उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से जो है हमने इस पाठ यानी कि भारत माता के बारे में जहां हम जितना कुछ जानते थे अपने आप को टेस्ट कर लिया कि किस किस तरीके से हम इसके प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कितना अच्छा रहा ये पार्ट। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको अलग से भी बताई हैं। तो देखा आपने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए, जहाँ लेखक के बारे में लेखक परिचय है, उनकी जीवनी है, उनकी भाषागत विशेषताएं हैं, उसके अलावा पाठ परिचय है, पाठ है, शब्द अर्थ है, सभी कुछ से संबंधित प्रश्न आए। तो इस तरीके से संपूर्ण चीज़ से आपसे जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनके लिए बिल्कुल भी रेडी रहिए और इसी तरीके से तैयार करिए। जब भी कोई चैप्टर का आप एमसीक्यूज रेडी कर रहे हैं उसको पूरा पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने समरी पढ़ ली काम खत्म, नहीं, कभी नहीं करना। हमेशा पूरा पाठ पढ़ना इत्मीनान से बैठकर, हर एक चीज़ को समझना। सन है, डेट्स हैं, उनमें आप एक कॉपी में उनको नोट करिए ताकि आपको ईजी वे से हर एक चीज़ याद हो जाए। तो ये जो हमने आज आपको कराया भारत माता, इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन सभी कुछ करा चुके हैं। और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री, क्योंकि ये एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। तो इस एजुकेशन का लाभ उठाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। और ये सभी फ्री वीडियोस आप देख सकते हो यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप पे, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी जगह जाइए, आराम से वीडियोस देखिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर अच्छे से पढ़ाई करिए। तो गद्य खंड तो खत्म हो गया, लेकिन अभी काव्य खंड बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूँगी काव्य खंड का पहला अध्याय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।